हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो आज मैं अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो कि है डेप्रिसिएशन। देखो, कोई खास टॉपिक तो है नहीं। डेप्रिसिएशन बेसिक न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ सकते हैं और कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो हमें पढ़ना क्या है इसके अंदर? सबसे पहले बेसिक मीनिंग जानेंगे और कुछ टर्मिनोलॉजी है इनके अंदर जो कि हमें देखने हैं, जैसे कि डिप्लेशन, एमोर्टाइजेशन और ऑब्सोलेंस। ये देखना है हमें। और डिफरेंट मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन के जिन्हें हमें याद करने हैं, और कहो तो लर्न अच्छे से करना है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और खत्म करते हैं डेप्रिसिएशन को। देखो, सबसे पहले ये बता दूं कि डेप्रिसिएशन का बेसिक मीनिंग होता क्या है। आप लोग ये सब कोई क्लियरली जानते होंगे कि डेप्रिसिएशन क्या है। जब हमारे एसेट्स के वैल्यू में कमी आती है। अब एसेट्स के वैल्यू में कमी क्यों आएगी? अगर हम कंटिन्यूस इसे यूज कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो इसकी वैल्यू में कमी जरूर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके मोबाइल फोन का एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपने 2020 में अपना मोबाइल फोन परचेज किया है, अगर आप कंटिन्यूस यूज करते रहते हो, तो एक इंड पीरियड पे जाके, कहो तो 2020 के इंड पे जाके, आपके उस पर्टिकुलर मोबाइल फोन का वैल्यू कम हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? अब कम होने से क्या मेरा सेंस है? मान लो वो फंक्शनिंग अच्छे से ना करे, उसमें लैग होने लगे, बैटरी डाउन जल्दी होने लगे। ये सारे क्या है कि उसका लाइफ कम होते जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि हमने उसे यूज किया है रेगुलर बेसिस पे। तो इसी को हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन वगैरह। मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स, इन सब चीजों पर लगता है। तो फैक्ट्री में भी वैसे ही होता है कि मशीन को हम जब कंटिन्यूअस यूज करते रहते हैं तो मशीन की वैल्यू कम हो जाती है। तो वैल्यू किस वजह से कम हुई, कितनी वैल्यू कम हुई, उन्हीं सब के लिए हम डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं। ठीक। सबसे पहले इसका बेसिक मीनिंग जान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो डेप्रिसिएशन मींस डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के वैल्यू में गिरावट आना ही डेप्रिसिएशन है। अब क्यों गिरावट आएगा? क्योंकि ड्यू टू द यूज, पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस ऑब्सोलेंस। तो फिक्स एसेट्स के वैल्यू में जो भी कमी आ रही है, यूजेस की वजह से, आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हो, टाइम दिन ब दिन बीतते जा रहा है उसकी वजह से, फिर और भी रीजन है, तो उसी को नाम दिया जाता है डेप्रिसिएशन। या एक और मैं सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चाहो तो लर्न कर लेना, लेकिन कोई सेंस नहीं बनता है। ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज, ग्रेजुअल एंड permanent decrease in the value of assets, decrease in the value of assets। ये क्या है? हमारा डेप्रिसिएशन। ठीक, इतना याद रखना। ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन। अब देखो, डेप्रिसिएशन से मिलते जुलते कुछ तीन टर्म्स है जो कि हमें जानने हैं। डिप्लेशन, डिप्लेशन है क्या? द टर्म डिप्लेशन इज यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस लाइक माइंस। नेचुरल रिसोर्सेस और वेस्टिंग एसेट्स लाइक माइंस हो गए, क्वेरीज हो गए, ऑयल रिजर्व्स हो गए। क्वेरीज जानते हो क्या होता है? मतलब स्टोन से रिलेटेड होता है क्वेरीज। मतलब पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ को जब तोड़ा जाता है तो उसी को कहा जाता है क्वेरीज। तो ये सारे क्या है? हमारे वेस्टिंग एसेट्स हैं। तो डिप्लेशन जनरली इन सारे चीजों से रिलेटेड रहता है। ठीक। There occurs an erosion in the value of these natural resources due to the extraction of these resources, which is called depletion। जैसे कि हमने एग्जांपल आपको दिया कि अगर हम मशीनरी रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं, इस मशीनरी को हम कंटिन्यूस 2 साल से यूज कर रहे हैं, तो 2 साल में इसकी वैल्यू में गिरावट आएगी। ठीक। या फिर मशीनरी की जगह मोबाइल फोन ले लो, तो मशीनरी हमारा आएगा डेप्रिसिएशन के अंदर। हम मशीनरी में जो हमें हमारी कमी आ रही है उसे हम नाम देंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये जनरली फिक्स्ड एसेट्स है हमारा। लेकिन जो डिप्लेशन होता है, डिप्लेशन जनरली किससे रिलेटेड होता है? हमारे माइंड से, क्वेरी से। हम माइंड से, क्वेरी से रेगुलर एक्सट्रैक्शन करते रहेंगे, मतलब उससे निकालते रहेंगे, तो लाइफ तो उसका भी कम होगा। तो वो जो लाइफ कम हो रहा है उसे हम नाम देते हैं डिप्लेशन। ठीक, याद रखना, मीनिंग सेम ही है कहीं ना कहीं, लेकिन वही नेचुरल रिसोर्सेज से जो रिलेटेड है एसेट्स वगैरह हमारे, उनमें नाम दे दिया जाता है डिप्लेशन, और जो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं उनमें नाम दे दिया जाता है डेप्रिसिएशन। तो अब आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है इसके अंदर। The main difference between depletion and a depreciation is depletion is concerned with the exhaustion of economic resources। resources से related है, लेकिन हमारा depreciation किससे related है? The uses of an assets। याद रखना। amortization, इसका basic बता देता हूँ। amortization generally intangible assets से related है। अब ये क्या है? देखो, हमने डेप्रिसिएशन में क्या देखा कि हमारे फिक्स एसेट से वो रिलेटेड रहता है जनरली मशीन से। मशीन्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, जो कि हम देख सकते हैं। जनरली डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट से रिलेटेड रहता है।
अब जो भी हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं जैसे कि गुडविल हो गए, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारे हमारे क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं। तो इन सब का भी तो लाइफ दिन ब दिन कम होते जाता है, मतलब वैल्यू इनका भी तो कम होता है। तो ये जो वैल्यू कमी आ रही है इनमें, उन्हें हम नाम देते हैं amortization। द टर्म amortization refers to writing of the value of intangible assets like patents, copyright, trademark, goodwill, etc। तो आई होप आपको ये तीन टर्म बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। डेप्रिसिएशन क्या है, टेंजिबल फिक्स एसेट में जो भी गिरावट आ रही है। डिप्लेशन क्या है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जिसे हम कह सकते हैं वेस्टिंग एसेट्स जितने भी हमारे। और एमोर्टाइजेशन जनरली इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं क्या आगे है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस क्या है, डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू द इनोवेशंस और इम्प्रूव टेक्निक और इक्विपमेंट्स एंड मार्केट डिक्लाइन और टू चेंज इन द टेस्ट एंड फैशंस रिफर्स टू द ऑब्सोलेंस। जस्ट कुछ भी नहीं है, जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं जैसे कि समझा देता हूँ। अगर मान लो आप कोई बड़े बड़े इनोवेशंस कर रहे हो, कुछ नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा तो होता नहीं कि सिर्फ उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ही देखोगे या कुछ उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा आपके काम पे या आपके मशीन्स वगैरह पे। निगेटिव इम्पैक्ट भी तो पड़ सकता है। जैसे कि इनोवेशंस आप कर रहे थे और कुछ रीजंस की वजह से आपके एसेट्स की वैल्यू में कमी आ गई, या आप कोई टेक्निक बनाने की कोशिश कर रहे थे, अपने टेक्निक को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, उसकी वजह से जो हमारे इकोनॉमिक वैल्यू देखना, एसेट्स के इकोनॉमिक वैल्यू में जो गिरावट आती है, डिक्लाइन आता है, उसे हम नाम देते हैं ऑब्सोलेंस। अब इसके चार टर्म्स यहाँ दे रखे हैं, देख लेना, इन्हीं को शॉर्ट में यहाँ पे दे रखा है। अब देखो यार, नीचे में दे रखा है ऑब्जेक्टिव्स डेप्रिसिएशन का, कुछ खास नहीं है, इसको एक बार कवर कर लेना। मेथड्स अभी हमें पढ़ना है, मेथड्स इंपॉर्टेंट है। देखो मैं ऊपर स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं, सबसे पहले आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दो मेथड। फर्स्ट है हमारा स्ट्रेट लाइन और दूसरा हमारा है डिमिनिशिंग बैलेंस, या जिसे हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट है, खासकर न्यूमेरिकल्स आपसे इससे पूछे जा सकते हैं, इस दो से। न्यूमेरिकल थ्योरी तो रहेंगे ही, लेकिन न्यूमेरिकल बस इन्हीं दो से रहेंगे। और जितने भी मेथड्स हैं जैसे एन्युटी वगैरह है, मशीन आर रेट है, यूनिट प्रोडक्शन है, इन सब से आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे, पूरी तरह से मैं कहूँ तो थ्योरी पूछे जाएंगे। लेकिन ये दो जो मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग, इससे आपसे थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों ही पूछे जाएंगे, तो प्रिपेयर होके जाना। मैं थ्योरी समझा देता हूँ अच्छे से, कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना। देखो सबसे फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, ये आप सबको ही जानते हो। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड एन इक्वल अमाउंट इज रिटर्न ऑफ एवरी ईयर। एक इक्वल अमाउंट राइट ऑफ किया जाता है हर साल ड्यूरिंग द वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट्स, सो एज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एसेट टू नील और इट्स रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। क्या है, मतलब मैं एग्जांपल से समझाता हूं। एक स्टार्टिंग में 2018 से 19 में आपके एसेट का वैल्यू था 50,000, ठीक। अब क्या हुआ, इस पे 10% का डेप्रिसिएशन लग गया। तो 2018-19 में कितना एसेट हमारा डेप्रिशिएट हुआ, 50,000 का हम क्या करेंगे, 10% निकाल देंगे, कितना हो गया, 5,000। ठीक, 5,000 हुआ ना, 5,000 वैल्यू हमारा डेप्रिशिएट किया, तो 50,000 का 10% होता है 5,000, तो हमारा एसेट्स का वैल्यू कितना हो गया, 45,000। तो ये हो गया इतना हमारा यहाँ। इसका दो फॉर्मूला है बेसिक जो आपको याद रखना है। अगर आपको रेट निकालना हो कि कितना परसेंट रेट है हमारा, मतलब डेप्रिसिएशन का, तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करना, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन निकाल लेना। इसका फॉर्मूला होता है, स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो आपका जो भी एसेट्स का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, अगर मान लो 50,000 का, यहाँ पे लिखता हूँ, अगर 50,000 का आपके एसेट्स का कॉस्ट है। अब स्क्रैप वैल्यू कुछ दे रखे हैं, स्क्रैप वैल्यू जनरली होता है वेस्ट वैल्यू, जो कि कोई काम का है नहीं। स्क्रैप वैल्यू बोलो, रेसिडुअल वैल्यू बोलो, एक और नाम होता है इसका सेल्वेज वैल्यू, ये तीन नाम होता है इसका, तो कंफ्यूज मत करना। स्क्रैप, रेसिडुअल, सेल्वेज, अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो मान लो 5,000 का है, तो सिंपली क्या करना है, और यूजफुल लाइफ दे रखा है 5 का, तो इधर हो गया 45,000 अपॉन में 5 आ गया कितना, 900, सॉरी 9,000। तो ये हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन के हिसाब से डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक। अगर मान लो हमें रेट निकालना है, तो सिंपली क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन यहाँ कितना है हमारा, 9,000 आया, 9,000 इंटू 100, और कॉस्ट ऑफ एसेट्स था 50,000। अब जल्दी से सॉल्व कर दो, इधर 3 जीरो कैंसिल इधर कर दिए, और एक जीरो दो, 18 18% का रेट निकल गया।
ऐसे रेट कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड्स, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें हमें क्या याद रखना है कि हमारा एसेट्स का कॉस्ट जो है वो नील हो सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसेट्स का कॉस्ट जीरो किस मेथड्स में हो सकता है। नील का मतलब है जीरो, शून्य। तो आपका आंसर होना चाहिए स्ट्रेट लाइन मेथड। आगे देख लेते हैं। आगे आता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत करना। और एक और नेम है इसका डिक्लाइनिंग मेथड, याद रखना। अंडर दिस मेथड द सेम परसेंटेज इज यूज्ड। इसमें एक ही परसेंटेज यूज करेंगे जो दिया हुआ है ईच ईयर, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, अलग हर एक ईयर का अलग से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन का। फॉर एग्जांपल मैं 50,000 वाला एग्जांपल ही कंटिन्यू करता हूँ। फर्स्ट ईयर में 2018 और 19 है ये हमारा, ठीक। इसमें हमने लिया 10% के हिसाब से इंटरेस्ट, हो गया 5,000। तो अब हमें सेकेंड ईयर का अगर निकालना है तो 50,000 माइनस 5,000 आ गया कितना, 45,000। अब हम इस 45,000 पे 10% निकालेंगे। कौन से ईयर का, 2019-20 का। आ गया 4500। ये 19-20 का हमारा 4500 डेप्रिसिएशन हुआ, 18-19 का हमारा हुआ 5,000 डेप्रिसिएशन। वैसे ही करके अब हमें निकालना है 2020 और 21 का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 45,000 में 4500 माइनस कर देंगे, जितना भी आएगा फिर उस पे 10% हम निकाल देंगे, जो आपका रेट दिया जाएगा। यहाँ 10% जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक। तो इसे सबसे पहले इरेज कर देता हूं, तो आप क्लियरली समझोगे यहाँ जो भी लिखा हुआ है। तो अब देख लो यहाँ पे, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर द एग्रीड परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। भाई सिंपल, जो मैंने आपको बताया। आगे फिर वही परसेंटेज हम यूज करते हैं, लेकिन जो कैलकुलेट किस पे होगा, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स लेस डेप्रिसिएशन। जो भी एसेट का कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल एसेट का कॉस्ट था 50,000 और डेप्रिसिएशन निकला था हमारा 5,000, तो लेस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा रिड्यूस्ड बैलेंस। तो हम कह सकते हैं हम इसमें डेप्रिसिएशन जो है वो रिड्यूस्ड बैलेंस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक। ये चीज आप याद रखना। इसमें क्या बोला गया, देखो जो मैंने हाईलाइट कर दिया ये मेन पॉइंट, द एसेट्स विल नेवर रीच इन अ नील वैल्यू। जीरो कभी भी नहीं होगा, याद रखना, ठीक। आगे आ गया हमारा, आगे का देखो मेथड जो है ना बहुत इजी है, सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। ये वेरिएशन है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का, कुछ चेंजेस है इसमें। इसमें हम क्या करते हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन अगर हमें निकालना है, मतलब एक साल का अगर हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, तो ये बेसिक फॉर्मूला आप यूज करोगे, नंबर ऑफ ईयर्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर। मतलब कितने उस एसेट्स के, यहाँ पे बोल रखा रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट्स, मतलब उस एसेट्स के कितने लाइफ और बचे हुए हैं इस साल को लेकर, उसको लेना है। फिर टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ एसेट्स, ठीक। ये दो चीज हम ले लेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, हमारा सम ऑफ ईयर आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आप फॉर्मूला याद रखना। एन्युटी देख लेते हैं। अंडर दिस सिस्टम द परचेज अमाउंट, जो भी हमारा परचेज अमाउंट रहेगा उसको हम क्या एज्यूम करेंगे, एज अ इन्वेस्टमेंट। और जो हमारा इंटरेस्ट मिलेगा उस इन्वेस्टमेंट से, उसको भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त यूज करेंगे। क्या था ये, सबसे पहले हम मानेंगे कि हमारा जो भी परचेज अमाउंट रहेगा, ये हमारा परचेज अमाउंट है, ये हमारा जो परचेज अमाउंट है ये क्या होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट। ये परचेज अमाउंट हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, सबसे पहले ये क्लियर कर लो। अब इस इन्वेस्टमेंट पे जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, इस इंटरेस्ट को भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त, एसेट्स का जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो हम डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करेंगे तब हम इस इन्वेस्टमेंट को भी यूज करेंगे। परचेज अमाउंट को हम क्या मानेंगे, इन्वेस्टमेंट। अब इसका हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, तो हम इस इंटरेस्ट को भी यूज करते हैं। बस इतना चीज याद रखना है। दिस इज अ मेथड ऑफ अ डेप्रिसिएशन विच ऑल्सो टेक्स इनटू द अकाउंट एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो मैंने अभी आपको बताया उसी को यहाँ इलेबोरेटेड वे में समझा दिया गया, आप एक बार रीड कर लेना। आगे आ गया सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड इज यूज्ड व्हेन द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट इज टू लार्ज, ठीक। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हर साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं, मतलब दिखाते हैं। फिर फाइनली हम क्या करते हैं, इस मेथड में जो भी हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकलता है, मान लो 5,000 निकला, तो हम इसे कहाँ डाल देंगे, एक सिंकिंग फंड अकाउंट अलग से हम बनाते हैं, उसके अंदर हम डाल देंगे। आगे आ गया मशीन आवर मेथड। मशीन आवर मेथड देखो जनरली कुछ है नहीं, इसमें हम डेप्रिसिएशन मशीन का कैसे निकालते हैं, देखते हैं कि कितने घंटे हमारे मशीन्स चले हैं। 10 घंटे चले हैं या 240 घंटे चले हैं, या जितने भी घंटे चले हैं उस घंटे के हिसाब से हम अपने
मशीन का डेप्रिसिएशन निकालती है। मेन पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का है, मैंने हाईलाइट कर दिया है। द मशीन आर रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड आफ्टर एस्टिमेटिंग द टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट मशीन वुड वर्क ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ। पूरे लाइफ में उस मशीन ने कितने घंटे काम किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। आ गया प्रोडक्शन यूनिट मेथड। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड बाय यूज ऑफ द फॉलोइंग। डेप्रिसिएशन अमाउंट जो भी है, प्रोडक्शन आपने एक पीरियड के अंदर कितने प्रोडक्शन किए हैं, मतलब कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, उसको लेना है। और अगर आपने जितना भी एस्टिमेट कर रखा था, अगर 500 यूनिट प्रोड्यूस कर रखा था, मतलब एस्टिमेट लगा रखा था 500 यूनिट का, तो उसे भी आप ले लोगे। फाइनली आ गया हमारा लास्ट मेथड, डिप्लेशन मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड इन केस ऑफ माइंस, क्वेरीज, मतलब माइंस, अगर माइंस का डेप्रिसिएशन निकालना है, क्वेरीज वगैरह का, जनरली उनके केस में हम इसे यूज करते हैं। तो इतना चीज आप याद रखना। द डेप्रिसिएशन रेट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट बाय एस्टिमेटिंग क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइकली टू बी अवेलेबल। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर एसेट्स का कॉस्ट है 50,000, उसे लेंगे, उसे हम डिवाइड कर देंगे कि आपने कितना अंदाजा लगाया था। अगर 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने का अंदाजा लगाया था, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने का एस्टिमेट बनाया था, तो उससे सिंपली आप डिवाइड कर दोगे, आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। हमें याद क्या रखना है डेप्रिसिएशन के अंदर, ये टोटल 8 मेथड थे। इसमें हमें याद रखना है, सबसे पहले आपको, मैं कहीं एक अच्छी जगह पे लिखता हूँ, इस जगह पे थोड़ा सा स्पेस पर डेप्रिसिएशन यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ। आपको क्या पढ़ना है डेप्रिसिएशन के अंदर, आप जो भी बुक यूज कर रहे हो, डीके गोयल वगैरह, टीएस ग्रेवाल, ये 2 बुक है आपका डेप्रिसिएशन का, मिल जाएगा इसमें कंटेंट आपको। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड, और स्ट्रेट यहाँ लिख देता हूँ, स्ट्रेट लाइन, साथ ही साथ दूसरा जो है हमारा डिमिनिशिंग, इन दो पे आपको प्रैक्टिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, कि कैसे डेप्रिसिएशन का रेट निकलता है, फिर डेप्रिसिएशन अमाउंट कैसे निकलता है। साथ साथ थ्योरी तो मैंने बता ही दिया, ये देख लेना। फिर आगे के जितने भी मेथड्स थे थ्योरी वगैरह, उसमें जो हमने लास्ट अभी डिस्कस किया डिप्लेशन, डिप्लेशन इंपॉर्टेंट है थ्योरी में ज्यादा। और भी जितने भी मेथड्स हैं, उन सबको आपके पास अगर अरिहंत की बुक है, तो अरिहंत की बुक से इसका थ्योरी एक बार देख लेना। वीके राय की बुक है तो उससे एक बार देख लेना, आपका डेप्रिसिएशन कवर हो जाएगा। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, around till I'm found, hear the sound, listen